हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हिस्ट्री की यानी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास था उससे संबंधित हमने 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक कालीन जो इतिहास था उससे संबंधित जितने भी हमारे नोट्स थे वो हमने कवर किए। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता को हमने या फिर हड़प्पा सभ्यता को हमने वो कंप्लीट किया। उसके बाद वैदिक सभ्यता का जो हमारा सीरीज था वो भी आ चुका है। अगर बात करेंगे उसके बाद तो दोस्तों महाजनपद काल हमारा इसके बाद का सीरीज है, यानी कि जितने भी हमारे टॉपिक चल रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं और महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे उन सभी के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। साथ ही एनसीईआरटी सार के माध्यम से ही आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों, अगर महाजनपद काल की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। दोस्तों, मतलब ये है इसका कि आप लोगों ने देखा होगा वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो गई थी। अगर लोहे की खोज हुई तो उसके बाद जो हमारी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो हमारा कार्यकाल चला, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश और जो पश्चिमी बिहार वाला क्षेत्र था वहाँ पर जो लोहा था उसका व्यापक प्रयोग होने लगा। अगर बात करें तो बड़े बड़े प्रादेशिक या फिर जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई और लोहे के हथियारों के कारण ही योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका भी उस समय निभाने लगे। अगर बात करें खेती के लिए नए औजारों और उपकरणों के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। यानी कि जो हमारी खेती थी, खेती को करने के लिए भी नए उपकरण मिल गए, जिससे खेती करने में थोड़ा सा किसान को आसानी होने लगी और अनाज की जो पैदावार है वो उपजाऊ है वो ज़्यादा करने लगा। वहीं अगर बात करें तो जो राजा था वो जो अपने सैनिक थे उनके प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए भी जो अतिरिक्त अनाज था यानी कि अपने सैनिकों के लिए वो भी इकट्ठा करने में सक्षम होने लगा। अगर बात करें लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या फिर महाजनपद के प्रति होने लगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जनपद कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी, अगर उसमें देखें तो सबसे अगर नीचे की बात करेंगे तो सबसे नीचे हमारा कबीला था। अगर कबीले की बात करें उसके बाद ग्राम था, ग्राम के बाद अगर बात करें तो जन था और जन के बाद जनपद और जनपद के बाद हमारा महाजनपद था। ये कार्यकाल दोस्तों लोहे की खोज से आगे बढ़ने लगी और जो लोग कबीले में रहते थे वो कोई गाँव में जनपद या फिर महाजनपदों की ओर अब बढ़ने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो मानव विकास है वो यहाँ से देखने को मिलने लगा। उस समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो हमारा महाजनपद काल था उस समय जो साहित्यिक स्रोत थे उनके माध्यम से 16 जनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर बात करें जैन धर्म के अनुसार तो दोस्तों जैन धर्म की एक पुस्तक है हमारी भगवती सूत्र, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो महाजनपद थे उनको 16 महाजनपदों में बांटा गया था। वहीं अगर बात करें बौद्ध ग्रंथ की तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक थी जिसमें उल्लेख किया गया है कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं उनको या फिर जो महाजनपद हैं साहित्यिक स्रोतों के अनुसार उनको 16 महाजनपदों में बांटा गया था। तो वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की अगर स्थिति के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश जो हमारा सबसे बड़ा आप लोगों ने देखा होगा जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा हमारा राज्य है। तो दोस्तों 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें बगल में उत्तर प्रदेश के तो बिहार में 3 महाजनपद वहाँ भी देखने को मिलते हैं। और राजस्थान में दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों ने देखा होगा प्रथम राज्य हमारा राजस्थान देखने को मिलता है। राजस्थान में हमारा एक महाजनपद देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में हमारा एक जनपद देखने को मिलता है और जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी एक महाजनपद देखने को मिलता है। अगर बात करें भारत के बाहर महाजनपद की तो 2 महाजनपद देखने को मिलती हैं जो हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित हैं। दोस्तों ये उस समय तो भारत के ही हिस्से थे। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो भारत जब हमारी वैदिक सभ्यता चल रही थी या फिर उसके बाद जो महाजनपद काल चल रहा था उस समय जो पाकिस्तान अफगानिस्तान था वो भी सभी हमारा भारत का ही अंग था। लेकिन अगर बाद में अगर देखें तो जब आज़ादी के समय होता है पाकिस्तान अपना एक अलग सा राष्ट्र बन जाता है। तो आज़ादी के बाद की अगर बात करेंगे तो जो हमारा भारत है वो भारत से बाहर भी 2 महाजनपद उसमें देखने को मिले जो हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित थे। अगर 16 महाजनपद जो निम्नलिखित अगर उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा
महाजनपद है। अगर मगध के बारे में बात करें तो मगध की जो राजधानी है दोस्तों वो हमारी ग्रीवरेज या फिर राजगृह थी। अगर आधुनिक स्थान की बात करें तो दोस्तों भागलपुर मुंगेर बिहार यानी कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी इसी को कहा जाता था। जो हमारा मगध महाजनपद था इसको सबसे शक्तिशाली महाजनपद की भी संज्ञा दी गई है। अगर बात करें दूसरे अंग की तो दोस्तों अंग की राजधानी हमारी चंपा थी। अगर आधुनिक स्थिति अगर या फिर आधुनिक स्थान इसका माने तो दोस्तों पटना में इसकी आधुनिक स्थिति है और गया बिहार में है। अगर बात करें वज्जी की तो दोस्तों जो हमारा वज्जी नामक स्थान था इसकी अगर राजधानी की बात करें तो वैशाली इसकी राजधानी है। अगर बात करेंगे आधुनिक स्थिति की तो वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र बिहार में यह स्थित है। दोस्तों यह 8 जनपदों में या फिर संघों में बटा हुआ था। अगर बात करें उसमें जो प्रमुख जनपद था वो हमारा लिच्छवी था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। यानी कि विश्व का सबसे पहला जो गणतंत्र था वो हमारा लिच्छवी में स्थापित किया गया था। जो हमारा रिपब्लिक था उसको स्थापित करने का श्रेय भी देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें काशी की तो दोस्तों काशी की राजधानी वाराणसी में थी। अगर आधुनिक स्थान की बात करें तो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में इसका आधुनिक स्थान है। अगर वत्स की बात करें तो राजधानी इसकी कौशाम्बी थी और आधुनिक स्थान की बात करें तो दोस्तों प्रयागराज के आसपास उत्तर प्रदेश में यह देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे कौशल की तो दोस्तों कौशल की राजधानी हमारी श्रावस्ती में थी और आधुनिक स्थिति के बारे में अगर देखें तो अयोध्या के आसपास उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे हम मल्ल की तो दोस्तों जो मल्ल है उसकी जो राजधानी है वो कुशीनगर है या फिर कुशावती के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो भी हमारा कुशीनगर में देखने को मिलता है। आधुनिक स्थिति की बात करें फिर आधुनिक स्थान की बात करें तो दोस्तों देवरिया गोरखपुर के आसपास उत्तर प्रदेश में इसका आधुनिक स्थान देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें पांचाल की तो दोस्तों पांचाल की जो राजधानी है ये 2 भागों में विभक्त हुई थी। यानी कहने का मतलब है जो पांचाल था उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो हमारा उत्तरी पांचाल था और दूसरा हमारा दक्षिणी पांचाल था। अगर बात करेंगे उत्तरी पांचाल की तो दोस्तों उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो हमारी अहिच्छत्र थी। अगर बात करें वहीं दक्षिणी पांचाल की तो दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो हमारी कामपिल्य थी। अगर बात करें आधुनिक स्थान या फिर स्थिति के बारे में तो दोस्तों बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो पांचाल क्षेत्र था हमारा जो महाजनपद था उसको देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे चेदी की तो दोस्तों चेदी की राजधानी हमारी शक्तिमती में थी। अगर आधुनिक स्थान या फिर आधुनिक स्थिति की बात करें तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें कुरुक्षेत्र की तो दोस्तों जो हमारा कुरु महाजनपद था अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। या फिर आधुनिक स्थान या आधुनिक स्थिति की बात करें तो मेरठ, दिल्ली, हरियाणा महाभारत में ये चर्चित भी है। कहने का मतलब है जो कुरुक्षेत्र है जो इंद्रप्रस्थ है ये महाभारत में काफ़ी चर्चित क्षेत्र भी देखने को मिला हुआ है। फिर देखेंगे सूरसेन के बारे में तो दोस्तों सूरसेन की राजधानी मथुरा में थी। अगर आधुनिक स्थान या आधुनिक स्थिति के बारे में अगर बात करें तो मथुरा उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे अवंती के बारे में तो दोस्तों अवंती की जो राजधानी थी ये भी 2 भागों में विभक्त थी। अगर बात करें अवंती के बारे में तो अवंती यदि उत्तरी अवंती की जो राजधानी है वो हमारी उज्जैन में मानी जाती है और जो दक्षिणी अवंती है इसकी राजधानी हमारी महेश्मती में देखने को मिलता है। अगर बात करें जो अवंती है उसके आधुनिक स्थान की तो दोस्तों मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में इसका आधुनिक क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर बात करें मत्स्य की तो दोस्तों मत्स्य की राजधानी हमारी विराटनगर में थी। अगर आधुनिक स्थिति की बात करेंगे तो जयपुर, अलवर, राजस्थान में ये देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करें अस्मक की तो दोस्तों अस्मक की राजधानी हमारा पोतन या फिर पोटली में थी। अगर आधुनिक स्थान की बात करें तो दोस्तों जो गोदावरी नदी का क्षेत्र है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि दक्षिण भारत का एकमात्र क्षेत्र था वो हमारा अस्मक ही था। अगर अस्मक की बात करें तो पोतन या पोटली इसकी राजधानी थी और गोदावरी नदी का जो क्षेत्र था ये हमारा अस्मक के रूप में जाना जाता था। अगर बात करें गांधार की तो गांधार की राजधानी हमारी तक्षशिला में थी। अगर तक्षशिला की आधुनिक स्थान या आधुनिक स्थिति के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में। जो मैंने कहा था कि भारत से बाहर भी 2 स्थान हमारे देखने को मिले थे, इनमें 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान स्थिति तो दोस्तों जो कंबोज था हमारा, अगर कंबोज की राजधानी की बात करें तो हाटक इसका
राजधानी देखने को मिलता है। अगर वहीं आधुनिक स्थान की बात करें तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इसका क्षेत्र भी देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा कम्बोज और जो गांधार का क्षेत्र था, यानी कि जो महाजनपद थे, ये भारत से बाहर 2 महाजनपद थे। अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर भारत से बाहर 2 महाजनपदों के बारे में यदि अगर कभी क्वेश्चन आता है तो गांधार और कम्बोज को आप लोग याद रखें। जो हमारा कम्बोज था उसकी राजधानी हाटक और आधुनिक स्थान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में था। अगर बात करेंगे गांधार की तो उसकी तक्षशिला है और आधुनिक स्थिति रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में है। तो दोस्तों ये हमारा जो महाजनपद काल था वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो हमारे 16 महाजनपद थे उन सभी महाजनपदों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो अन्य टॉपिक होंगे उनके बारे में भी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम प्राचीन भारत के सभी ही वीडियो डेली लाने का प्रयास करेंगे और जल्द ही आप लोगों के सामने ये प्राचीन भारत भी खत्म करने का एक मौका आप भी हमें दीजिएगा और अच्छा सा सपोर्ट करिए, ताकि अगर व्यूज़ बढ़ेंगे, आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी खुशी होगी और हमारा भी ज़्यादा मन लगे रहेगा कि रोज़ इस पे एक एक वीडियो आती रहे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।